हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सिंह आपका प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप जान रहे थे, हमारी सुपर 30 बैच की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको मैथमेटिक्स करा रहा था। आपका पिछला टॉपिक था टेग्नोमेट्री। टेग्नोमेट्री मैंने ख़त्म करा दिया था। इसी से मिलता जुलता टॉपिक है आपका, इसी का पार्ट समझ लीजिए आप, हाइट एंड डिस्टेंस। तो आज मैं आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक लेके आया हूँ। चलिए क्वेश्चन देखते रहेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको कुछ बेसिक्स भी डिस्कस करता रहूँगा। कुछ ज़्यादा इस चैप्टर में आपके फॉर्मूले वगैरह नहीं होते हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेशियो वगैरह अच्छे से याद हैं तो आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। बस एक चीज़ करना होता है आपको, यहाँ जब आप हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन पढ़ के आपको फिगर बनाना होता है। फिगर बहुत ध्यान से बनाना होता है। दो तीन चीज़ें हैं, उन्नयन कोण और नमन कोण, ठीक है। वो सब चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। जब क्वेश्चन में आएगा तो धीरे धीरे करके मैं बताता रहूँगा क्या कब क्या होता है और कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण को इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ये। कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या है जब एक खंभे की छाया की लंबाई जो है आपकी उसकी ऊंचाई के बराबर होती है। अब इसका क्या मतलब हो गया? जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि ये खंभा है, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या है और उसके बाद क्या कह रहा है कि जो उसकी ऊंचाई के बराबर है, जो इसकी छाया पड़ेगी वो जमीन पे पड़ेगी, ठीक है। मैं कह दे रहा हूं यहां तक इसकी छाया आ रही है। ये कह रहा है कि जो उसकी ऊंचाई होगी खंभे की, जो खंभे की ऊंचाई होगी वो उसकी छाया के बराबर है। छाया को भी आप x मान लो, ठीक है। यहाँ से मिला के आप एक ट्राइंगल बना लो, ठीक है। ये आपका x हो गया, ये आपका x हो गया, ये क्या हो गया? आपका टावर हो गया है। ये टावर है और ये उसकी शैडो है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि टावर की शैडो जो है वो टावर की हाइट के बराबर है। तो यहाँ अगर आप ये देखिए, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया लेकिन आप इसको बराबर ही समझिए। छाया इसकी अगर इस साइड बन रही है तो सूरज कहीं इस साइड होगा। हम मान लेते हैं सूरज इस साइड है, ठीक है। और सूरज की किरण जब इसके शीर्ष पे पड़ेगी तभी तो ये क्या बनाएगा? छाया बनाएगा, ठीक है। यही हमसे पूछा है कि सूरज का उन्नयन कोण क्या है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा आपको बता देना है। मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में, कि ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जो आपका, अगर ये मान लीजिए मैंने थीटा बोल दिया है तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी या परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो आप ये बता दीजिए कि कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जो आपके लंब में और आधार में संबंध स्थापित करता है, यानी आपके किस में रिलेशन बताता है? आपके परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको रिलेशन देता है? तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? आपका tan थीटा है। मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था लाल बटे कक्का, तो मैंने कहा था ना कि ये लंब बटे आधार होता है। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है? tan थीटा है। या हम ये भी कह सकते हैं कि cot थीटा भी है। तो हम यहाँ tan थीटा बराबर क्या होता है? हमारा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। यहाँ से हम अगर tan थीटा इक्वेट कर दें, tan थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? x है। बेस हमारा क्या है? x है। यानी x अपॉन एक्स ये क्या हो गया? 1 के बराबर हो गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू थीटा की किस वैल्यू के लिए tan 1 होता है? तो थीटा की 45 डिग्री वैल्यू के लिए, 45 डिग्री वैल्यू के लिए tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? आपका 1 होता है। तो यानी यहाँ से थीटा आपका क्या आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों की तुलना कर देंगे हम तो थीटा बराबर क्या आ गया? आपका 45 डिग्री आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ये। अगर ऊपर से किसी चीज़ को नीचे देखते हैं हम तो वो हमारा क्या हो जाता है? अवनमन कोण हो जाता है, या इंग्लिश में उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो जब क्वेश्चन में आएगा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये आपका क्या हो गया? सूर्य का उन्नयन कोण आपने बता दिया, थीटा आपका आ गया 45 डिग्री। 45 डिग्री आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी पे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए, एक पेड़ की ऊंचाई उसकी छाया का अनुपात, एक पेड़ की ऊंचाई और उसकी छाया में क्या अनुपात है? अभी जब पिछला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे तो ऊंचाई और छाया बराबर दे दी गई थी, इसमें अनुपात दे दिया गया है अलग अलग। फिर से आपसे सूर्य का उन्नयन कोण पूछ लिया गया है या एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ लिया गया है। फिगर बना लीजिए आप। ये आप कह दीजिए ये पेड़ है, कोई आपका ट्री है, इसकी यहाँ कोई छाया पड़ रही है,
ठीक है। अब कह रहा है ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई और उसकी छाया में क्या रेशियो है, 1 और 1/√3 का, यानी हम इसको 1 बोल सकते हैं, इसको 1/√3 बोल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ अपना ट्राइंगल कंप्लीट कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, सूर्य का उन्नयन कोण हो जाएगा। अगर आप जमीन से देखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ आपका क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब आप लगा दीजिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा टेक्नोमेट्रिक फंक्शन लोगे। ये अगर यहाँ हमको लंब पता है, थीटा के सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है या लंब होती है। पहली ही क्लास से मैंने आपको बता रखा है कि थीटा के सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है, लंब होती है। थीटा के सामने वाली साइड आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और थीटा के tan थीटा आपका क्या वैल्यू देता है, अभी मैंने आपको बताया tan थीटा आपका क्या वैल्यू देता है, परपेंडिकुलर, इस बार इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यानी अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस में संबंध बताना है तो आप कौन सा टेक्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे, tan थीटा। लेकिन अगर कहीं आपको जरूरत पड़े तो आप cot थीटा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan थीटा यहाँ लगा लो आप। आपका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपका 1 है, 1 लिख लो आप। आपका बेस क्या है, 1/√3 है, तो यानी बेस की जगह आप क्या लिख दो, 1/√3। ये √3 पलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, √3 हो जाएगा। यानी tan थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो गई, √3 हो गई। और ये बताइए tan की किस डिग्री के लिए आपका √3 देता है, tan किस डिग्री के लिए √3 की वैल्यू देता है, यानी tan 60 डिग्री के लिए आपका √3 के बराबर होता है। अब यहाँ से tan थीटा और tan 60 डिग्री को आप अगर इक्वेट करोगे तो यहाँ से आपका थीटा क्या आ जाएगा, 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थीटा, थीटा आपका 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और किस ऑप्शन में है आपका 60 डिग्री, ऑप्शन सी में है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके के थे। पिछले क्वेश्चन में आपको हाइट और शैडो की लेंथ सेम दे दी गई थी, अब की बार अलग अलग दे दी गई थी। और क्या बता दिया गया था, उनके बीच का रेशियो बता दिया गया था। ठीक है, आयु भी चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। कॉपी पेन निकाल के बैठा करिए आप लोग। ठीक है, मैथ लेट के पढ़ने से नहीं आता, वीडियो देख के पढ़ने से नहीं आता। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक भूल जाइए कि आपको मैथ कभी आ भी सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी एक गली के एक तरफ जमीन से 12 मीटर ऊपर एक खिड़की तक पहुंचती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं। फिर कह रहा है अपने पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को गली के दूसरी तरफ घुमाया जाता है ताकि वह 5 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच सके। तो गली की चौड़ाई बतानी है आपको। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए आप शांति से। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करने के लिए सबसे जरूरी ये चीज़ है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन में जो जो चीज़ें आपको बोला जा रहा है वैसे वैसे आप फिगर ड्रॉ करते रहिए। ठीक है, अगर आपने फिगर सही ड्रॉ नहीं किया तो समझ लीजिए आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। फिर फिगर ड्रॉ करने के लिए फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि अ लैडर 30 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो विच इज 12 मीटर अबव द ग्राउंड। कह रहा है एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी, ठीक है, एक विंडो पे पहुंच रही है और विंडो कितनी ऊपर है आपकी ग्राउंड से, 12 मीटर ऊपर है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से कोई लैडर गई होगी। ठीक है, यहाँ पहुंची यानी 12 मीटर ऊपर एक विंडो पे पहुंची है। विंडो आपकी 12 मीटर ऊपर थी और लैडर की हाइट क्या, लैडर की लेंथ क्या थी आपकी, 13 मीटर थी। अब कह रहा है कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट, मतलब कह रहा है कि इसका फुट इसी पॉइंट पे होना चाहिए, यहाँ से चेंज नहीं होना चाहिए। और अगर आप इसको दूसरी तरफ लेके जाओगे तो कहाँ तक पहुँच रही है, 5 मीटर हाइट तक पहुँच रही है। मान लीजिए थोड़ा दूर होगा वो पॉइंट, इसीलिए ये मान लीजिए यहाँ तक पहुँच रही है 5 मीटर हाइट तक। ये क्या है आपका 5 मीटर है। और लैडर आपकी कहाँ यहाँ से पहुँच रही है, सेम पॉइंट से आपका दूसरी साइड। अब जब आपने सीढ़ी को झुकाया तो वो किस ऊंचाई तक पहुंच पाई है, 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच पाई है। यानी ये भी आपका क्या हो जाएगा, 13 मीटर हो जाएगा। ठीक, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है द लैडर टर्न टू अ वन अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट टू रीच विंडो ऑफ 5। उसके बाद हमसे पूछा क्या है, देन द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज, गली की चौड़ाई हमको बतानी है। ठीक है, गली की चौड़ाई हमको बतानी है। हमको ये बता है, आप ये बता दीजिए, आपको अगर गली की चौड़ाई निकालनी है तो ये आपकी गली की चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, गली की एक साइड की विंडो 12 मीटर ऊंची थी जहां तक सीढ़ी पहुंच रही थी। गली की दूसरे साइड की विंडो कितनी ऊंची थी, 5 मीटर ऊंची थी जहां तक सीढ़ी पहुंची आपके झुकाने पे, सेम पॉइंट से। अब हमको ये वाली डिस्टेंस बतानी है। यहाँ क्या दो ट्राइंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। आप कहोगे चलिए मैं ट्राइंगल का नाम दे देता हूँ। अगर मान लो मैं इसको ए बोलता हूँ,
ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो गया और आपका ये ई हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ दो ट्राइंगल बन गए हैं और दोनों 90 डिग्री के ट्राइंगल हैं, हमको दो दो भुजाएं दोनों ट्राइंगल की पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इस छोटे वाले ट्राइंगल में जो हाइट में छोटा है इससे ए ही निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ए सी निकाल सकते हैं। और अगर हम ए और ए सी को जोड़ देंगे तो क्या हमको गली की चौड़ाई नहीं मिल जाएगी? गली की चौड़ाई मिल जाएगी ना, अगर हम ए और ए सी को जोड़ दें आपस में तो बिल्कुल मिल जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है आपका, एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, अगर आप परपेंडिकुलर की स्क्वायर में बेस का स्क्वायर जोड़ते हैं तो ये किसके बराबर आता है, आपके हाइपोटेनस के बराबर आता है। यानी आपका कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, यहाँ फॉर्मूला लगा लें। आपको क्या पता है, दोनों केस में आपको कर्ण पता है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा जो ट्राइंगल की होती है या 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो साइड होती है आपकी, उसी को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। ये हाइपोटेनस आपका 13 पता है। यहाँ आपको इस ए बी सी वाले ट्राइंगल में क्या पता है, लंब पता है या परपेंडिकुलर पता है। यहाँ से अगर आपको बेस निकालना होगा तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूले में रख दो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस हमको बेस निकालना ही था, बेस हमारा है क्या, ए सी स्क्वायर है। ठीक है, हमको हमारा कर्ण पता है या हमको हमारा हाइपोटेनस पता है, वो क्या है 13 है, तो यहाँ क्या कर देंगे 13 का स्क्वायर कर देंगे। अगर हमको ए सी निकालना था, ए सी का स्क्वायर, हम 12 स्क्वायर को इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 13 का स्क्वायर क्या होता है आपका 169, 12 का स्क्वायर क्या होता है आपका 144, और 169 में आप अगर 144 घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। यानी AC की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या आ गई, 25 आ गई AC स्क्वायर की। तो AC की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, AC की वैल्यू आपकी 5 आ गई। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर आप छोटे वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर, चलिए लिख देता हूं मैं, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस आधार यानी ए का स्क्वायर। और अगर हमको ए निकालना है, ए को आप इक्वल के एक साइड लिख लो, ए स्क्वायर हो गया ये आपका, ये 13 का स्क्वायर 169 और ये 5 का स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 5 का स्क्वायर होता कितना है आपका 25 होता है, यानी 169 में अगर आप 25 माइनस कर रहे हो तो ये आपका क्या आ जाएगा 144 आ जाएगा। यानी ए स्क्वायर बराबर आपका क्या हो गया 144 हो गया। ए अगर आप निकालोगे 144 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा आपको, और ये आपका 12 का स्क्वायर होता है, तो ए की वैल्यू आपकी क्या आ गई 12 आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू 12 आ गई है, ए सी की वैल्यू 5 आ गई है। अब आपको क्या बताना था, गली की चौड़ाई बतानी थी, और अभी मैंने बताया अगर ए और ए सी को आप जोड़ दोगे तो ये आपकी गली की चौड़ाई निकल जाएगी। इतनी ही तो चौड़ी गली है सी। ठीक है, तो गली की चौड़ाई निकालने के लिए आप ऐड कर दो, 12 और 5 ऐड करोगे, आपकी गली की चौड़ाई क्या आ जाएगी 17 आ जाएगी। डी आंसर आ गया आपका। ठीक है, क्या आ गया आपका आंसर, डी आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिगर फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिगर कैसे बनाया मैंने। कह रहा था क्वेश्चन में कि एक गली थी, गली के दोनों साइड दो दो विंडो थी। ठीक है, एक विंडो गली के इस साइड थी, एक विंडो गली के उस साइड थी। एक बार कह रहा था गली के किसी भी पॉइंट से आप 13 मीटर की लैडर झुका रहे थे एक साइड, तो वो कहाँ तक पहुंच रहा था 12 मीटर ऊंचाई वाली विंडो तक पहुंच रहा था। और सेम पॉइंट पे रख के आप अगर दूसरी साइड घुमा रहे थे लैडर को तो वो कहाँ तक पहुंच रहा था 5 मीटर तक पहुंच रहा था। ठीक, और आपकी लैडर दोनों केस में 13 मीटर की ही रहेगी, लैडर की हाइट तो नहीं बदल जाएगी। ठीक है, लैडर की लेंथ तो नहीं बदल जाएगी, लैडर सेम लेंथ की रहेगी। तो लैडर यहाँ 13 मीटर, यहाँ 13 मीटर, यहाँ 12 मीटर ऊंचाई वाली विंडो को टच कर रही थी, यहाँ 5 मीटर ऊंचाई वाली विंडो को टच कर रही थी। दोनों ट्राइंगल आपका 90 डिग्री का है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया मैंने, हमको बेस निकाल लिया मैंने दोनों ट्राइंगल से, और दोनों बेस को ऐड कर दिया तो हमारा क्या आ गया, गली की चौड़ाई आ गई या विड्थ ऑफ स्ट्रीट आ गई आपकी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक पतंग है हमारा, एक पतंग है और जमीन पर एक बिंदु के बीच डोरी की लंबाई बिना किसी ढील के 102 मीटर है। ठीक, यदि डोरी समतल जमीन के साथ अल्फा कोण बनाती है तो पतंग की ऊंचाई क्या है। देखिए आपसे क्या कह रहा है, ये बिना किसी ढील के, ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। कह रहा है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विदाउट एनी स्लैक। स्लैक का मतलब क्या होता है मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। इज 102 मीटर इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विद द प्लेन ग्राउंड, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द काइट। पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है हमको ये बताना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ कोई हमारी पतंग है जो उड़ रही है। ठीक है, मैं बना देता हूँ पतंग, यहाँ हमारी क्या है पतंग है जो उड़ रही है।
ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, और वो विदाउट एनी स्लैक 102 मीटर है। अगर आप कोई किसी स्ट्रिंग से पतंग को उड़ा रहे हो तो पतंग ऐसे ही तो उड़ती है, आप कहीं खड़े होकर उड़ाते हो पतंग, पतंग के साथ इंडियन कोड बनता है या एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, पतंग आपके सर के ऊपर तो होती नहीं है, आपसे दूर होती है। तो यहाँ ये कह रहा है कि यहाँ से कोई पतंग उड़ रही है, डोरी ये है आपकी, और ये डोरी की लंबाई आपकी क्या है, 102 मीटर है। ठीक, और आपसे पूछ क्या लिया गया है, आपसे पूछ लिया गया है कि ये हाइट क्या होगी, जितनी ऊंचाई पे आपकी पतंग उड़ रही है वही आपको हाइट बतानी है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। पतंग की ऊंचाई बतानी है कि जमीन से कितनी ऊंचाई पे आपकी पतंग उड़ रही है। ठीक है, जमीन से कितनी ऊंचाई पे आपकी पतंग उड़ रही है, यही हमको बताना है। स्लैक क्या होता है, स्लैक ये होता है, कभी कभी आपने देखा होगा जब हवा तेज होती है तो पतंग की डोरी एकदम टाइट होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी हवा धीरे है तो पतंग की डोरी एकदम सीधे ना होके, एकदम सीधे ना होके, ये फिगर मैं फिर से बना दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, एक बढ़िया सा फिगर लेते हैं पहले, चलिए देखिए। फिगर ले लेते हैं पहले एक बढ़िया सा। ठीक है, बनाते हैं। मान लीजिए ये आपका पतंग उड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या हो गई है, काइट हो गई है, पतंग आपकी यहाँ उड़ रही है। ठीक है, डोरी आपकी यहाँ है, यहाँ से आप डोरी पकड़ के पतंग को उड़ा रहे हो, ये यच बताना है हमको। ये 102 मीटर की डोरी है, ये हमको दे दिया गया है। अब कह रहा है विदाउट एनी स्लैक। स्लैक होता क्या है, अगर मान लीजिए हवा तेज है और पतंग आपकी अच्छे से उड़ रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी हवा धीरे होती है तो कभी कभी आपने देखा होगा कि डोरी एकदम सीधी ना होने की बजाय धनुषाकार में हो जाती, इसी को स्लैक कहते हैं। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि स्लैक नहीं है, ताकि आप ट्राइंगल बना पाओ, राइट एंगल ट्राइंगल बना पाओ। ठीक है, स्लैक हटा दीजिए आप। अब देख लीजिए अब आप बता पाओगे कि नहीं। ठीक है, आपको संबंध बताना है किसमें किसमें, एच में और 102 मीटर में। ठीक है, और आपको अल्फा की वैल्यू क्या दे दिया गया है, अगर आपसे ये देखिए यहाँ अल्फा कह रहा है और जमीन के साथ ये कितना कोण बना रही है, अल्फा का कोण बना रही है, यानी यहाँ लिख दो अल्फा। और आपको tan अल्फा की वैल्यू आपके क्वेश्चन में ही दे दी गई है कि 15/8। जहां भी आपको tan अल्फा लिखना हो आप 15/8 लिखोगे, tan अल्फा बराबर 15/8 हो जाएगा आपका। ठीक है, tan अल्फा की वैल्यू रख लीजिएगा आप लोग। यहाँ ये आपका क्या हो गया है, ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है हाइट बताना है, जहां से ये जमीन से ऊपर उड़ रही है, कितने ऊपर उड़ रही है जमीन से। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। फिगर मैंने बना दिया आपके लिए। ठीक है, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दे रहा हूं मैं, फिगर ही समझाना था इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ था नहीं। tan अल्फा की वैल्यू दे दी गई है, आपसे क्या पूछ लिया गया है, कितनी ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है। ऊंचाई आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा, ये आपके लिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पर छोड़ दे रहा हूँ। मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया है क्योंकि फिगर बनाना मुश्किल था, बाकी चीज़ें आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करिए ताकि आप भी समझ पाए। हर क्वेश्चन को अगर आप देख के ही सॉल्व करोगे तो कोई मतलब नहीं है ऐसी प्रैक्टिस का, मैथ ऐसे नहीं पढ़ी जाती। कुछ क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई करिए। फिगर मैंने बना दिया, जो मुश्किल पार्ट था इस क्वेश्चन का वो तो मैंने कर दिया है, कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक घर की ऊंचाई h है और एक 5.2 मीटर लंबी सीढ़ी घर के शीर्ष तक जाने के लिए पर्याप्त है। जब क्षैतिज जमीन के साथ इसका झुकाव 45 डिग्री है तो घर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप कितना ऊंचा घर है, इंग्लिश में देख लीजिए। कह रहा है द हाइट ऑफ अ हाउस इज h एंड अ 5.2 मीटर लॉन्ग लेडर इज सफिशियंट टू गो टू द टॉप ऑफ द हाउस। आप देख लीजिए, पहले फिगर बनाइए। कह रहा है एक h ऊंचाई का घर है आपका। ठीक है, कोई घर है जिसकी ऊंचाई h है, और उसके बाद कह रहा है एक 5.2 मीटर लंबी हमारी सीढ़ी है, इज सफिशियंट टू गो टू द टॉप ऑफ द हाउस। कह रहा है कि एक सीढ़ी अगर आप लगाओ और इसके टॉप पे पहुंच जाओ तो ये 5.2 मीटर की सीढ़ी लगेगी आपको। ठीक है, सफिशियंट है 5.2 मीटर की सीढ़ी कि आप छत के टॉप पे पहुंच जाओगे लगा के। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि व्हेन इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इज 45 डिग्री। कह रहा है जो इसका इंक्लिनेशन है लैडर का वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से कितना है, 45 डिग्री पे है। कितना है, 45 डिग्री पे है। एंगल भी पता चल गया हमको। अब कह रहा है हमको हाउस की हाइट बता दीजिए, हमको h बताना है आपकी बार, और हमको संबंध किसमें बताना है, कर्ण में और हाइपोटेनस में। ये आपका क्या होता है, लंब होता है या परपेंडिकुलर होता है। अब आप ये बता दीजिए मुझको कि ऐसा कौन सा टेग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका, ऐसा कौन सा टेग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका जो कर्ण और लंब में संबंध बताता है।
तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका क्या है, साइन है। यानी साइन 45 डिग्री आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। मैंने आपको पहले ही क्लास में बता रखा था ट्रिग्नोमेट्री के कि लाल बटे कक्का ऐसे करके याद किया था मैंने, ऐसे आप भी याद कर लो। ये पहला जो फंक्शन होता है यही साइन होता है, साइन इज इक्वल टू एल बाई के। यहाँ यल से लंब, के से कर्ण और ए से आधार बता रखा था मैंने, यानी लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण कर दीजिए, आपका लंब क्या है, आपका एच है, कर्ण आपका कितना है, 5.2 है, ठीक है। और आपका ये क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1/√2। यहाँ से h अपॉन 5.2 हो गया ये, ठीक है। अब आप h इक्वेट कर लीजिए, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5.2 अपॉन √2। रूट को हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो इसके लिए क्या करें, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो आप, √2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, √2 से कहाँ मल्टीप्लाई कर दो, नीचे। अब ये √2 मल्टीप्लाई होके क्या बना के देगा, 2 बना देगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 5.2 √2 अपॉन क्या हो जाएगा ये 2, ठीक है। अगर आप इसको काटो, चाहे आप हटा दो, दशमलव हटा दो, ये आपका क्या हो जाएगा 52/20 मल्टीप्लाइड बाई √2। ये 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 26/10 एक बार लिख लो आप, 26/10 हो जाएगा अगर आप 2 से काटोगे, √2। अभी भी एक कट रहा है 2 से, इसको फिर से काट दो आप, ये क्या हो जाएगा आपका 13/5 √2, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 13/5 √2। अगर आप 2 से काटोगे 26 को तो ये आपका क्या हो जाएगा 13/5 और √2। 13/5 √2 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बढ़िया सवाल था, कोई बहुत मुश्किल भी नहीं था। बस फिगर आप अगर अच्छे से बना पाए हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में, फिगर ही मेन होता है। अगर आप फिगर बना ले गए सही तो आपका आंसर तो अपने आप आ जाता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इक्वेट करना होता है, एंगल दिया होता है, आपका 2 चीज़ दी गई होगी, आपसे तीसरी चीज़ पूछ लेगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 30 मीटर दूर स्थित एक भवन के पाद पर का टावर के शीर्ष से औनमन कोण 30 डिग्री है, टावर कितना ऊंचा है, ठीक है। टावर कितना ऊंचा है, 30 मीटर दूर स्थित भवन के पाद का एक टावर के शीर्ष से औनमन कोण आपको बताना है। चलिए मान लीजिए ये कोई टावर है आपका, मैं कह दे रहा हूँ ये कोई टावर है, यहाँ कोई आपका मकान होगा, ठीक है, भवन है ये कोई, ठीक है। इसके पाद का यानी इसके फुट का जो औनमन कोण है वो कितना बना रहा है आपका 30 डिग्री का बन रहा है। औनमन कोण बनाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, डॉटेड लाइन ले लेते हैं, ये क्या हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। अच्छा ये बताइए आप लोग को ये पता है कि नहीं उन्नयन कोण या औनमन कोण कहते किसको हैं, ठीक है, बताते कैसे हैं। जैसे आप ये जानिए, ये आपकी आंख है, मान लीजिए ये आपकी आंख है, ठीक है। आंख की सीधी रेखा होगी, आप सीधी रेखा में आप देख सकते हैं, सीधी रेखा में आप देख रहे हैं, अगर सीधी रेखा में आप देख रहे हैं, अगर इसके नीचे देखेंगे आप, इसके नीचे देखेंगे आप, अपनी सीधी आंख की सीधी रेखा से नीचे देखेंगे तो यहाँ क्या बनता है आपका औनमन कोण बनता है, या एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, औनमन कोण, ठीक है। और अगर आंख की सीधी रेखा से अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ आपका क्या बनता है उन्नयन कोण बनता है। क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है। इसी को आप क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अगर यहाँ पे कोई बैठ के देख रहा होगा इस मकान के फुट को या इस मकान के पाद को, तो ये आपका क्या देख रहा होगा, आंख से नीचे की तरफ देख रहा होगा, यानी नीचे की तरफ देखने को क्या कहते हैं, औनमन कोण कहते हैं। औनमन कोण आपका क्या है 30 डिग्री है। अगर ये यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हो जाएंगी। ये जमीन है आपका, ये आंख की सीधी रेखा थी, ये आपस में समांतर होंगी, तो ये एकांतर अंतः कोण से ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो गया है आपका, ठीक है। अब कह रहा है टावर कितना ऊंचा है, टावर कितना ऊंचा है, 30 मीटर दूरी पे स्थित है ये बिंदु, ठीक है, टावर से ये मकान। अब ये आपको टावर की हाइट बता देनी है, tan 30 डिग्री आप लगा दीजिए, लंब और आधार के बीच में संबंध आ जाएगा। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी h/30 होती है, ठीक है। यहाँ से tan 30 क्या हो जाएगा 1/√3, ये किसके बराबर हो गया h/30 के, यानी h को आप बराबर करोगे, h को यहाँ से इक्वेट करोगे, आपका क्या हो जाएगा, h को इक्वेट करते ही आपका क्या हो जाएगा ये 30/√3। 30/√3, √3 को नीचे नहीं लिखते हैं तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो आप, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ये √3 3 हो जाएगा, 3 × 30, ये आपका क्या आंसर आ गया 10√3 मीटर। आई होप इस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, 10√3 मीटर, ठीक है, ठीक सवाल था। चलिए समझ में आ गया कि नहीं, औनमन कोण उन्नयन कोण, ठीक।
अवनमन कोण उन्नयन कोण बता दिया मैंने आपको। ये क्वेश्चन आपका आसान सा था, कहीं टावर के ऊपर बैठ के देख रहा था नीचे की ओर, तो नीचे की ओर जब आप देखते हो तो वहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है या अवनमन कोण बनता है, और बनता कैसे है वो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। और अगर ये 30 डिग्री था तो ये 30 डिग्री कैसे हो गया, आँख की सीधी रेखा और जमीन के तल को हम क्या कह रहे हैं कि दोनों समांतर होंगे, तो ये आपका क्या हो जाता है, एकांतर अंतः कोण हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 30 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से, कोई टावर है आपका 30 मीटर ऊंचा है, ठीक है, ये आपका टावर है 30 मीटर ऊंचा है, कह रहा है इसके शीर्ष से एक आदमी जमीन पर खेल रहे एक बच्चे को 30 डिग्री अवनमन के कोण पर देख रहा है। मान लीजिए जमीन पे यहाँ कोई बच्चा है, ये इसको देख रहा है, ठीक है, किस डिग्री के अवनमन कोण पे देख रहा है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देख रहा है। अगर यहाँ 30 डिग्री का अवनमन कोण बनेगा तो ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया। उसके बाद कह रहा है टावर के पाद और बच्चे की बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमको। अब की बार क्या करना है, टावर के पाद यानी टावर के फुट से आपका बच्चा कितनी दूर है ये बताना है हमको। सेम पिछला क्वेश्चन है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आपका ये h पूछ लिया था, यहाँ की दूरी दे दी गई थी, अब की बार आपसे ये पूछ लिया गया है, हाइट दे दी गई है। ये आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है, मैंने फिगर बना दिया। ठीक ठीक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एंगल भी दिया है, आपको हाइट भी दिया है, tan 30 ही लगेगा, ठीक है, tan 30 लगा के आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग कर लोगे इसको, ठीक है, और करिएगा जरूर, प्रैक्टिस खुद से करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एग्जाम में भी आप लोग क्या करोगे, धीरे धीरे करोगे। अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, खुद से कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो, तो कैलकुलेशन की स्पीड आपकी हमेशा स्लो रहेगी। ठीक है, और एग्जाम में वही बच्चे मार्जिन लेके आगे निकल जाते हैं जिनकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होती है, जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो खुद से भी कैलकुलेशन किया करिए, जो क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं आपके लिए, इसको आप जरूर से लगाया करिए, और जो मैं कराता हूं उसकी दोबारा आप रिवीजन के तौर पर उसकी भी प्रैक्टिस किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है जमीन पर एक महिला की प्रारंभिक स्थिति से 36 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। ठीक है, कोई महिला थी आपकी यहाँ पे, ठीक है, महिला थी आपकी यहाँ पे, कह रहा है कि प्रारंभिक स्थिति में थी, मान लो यहीं खड़ी है प्रारंभिक स्थिति में, कह रहा है 36 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। मान लीजिए ये टावर है आपका, ये 36 मीटर है, ठीक है, इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री का है। प्रारंभिक स्थिति ये थी महिला की, महिला की प्रारंभिक स्थिति क्या थी, फिर से बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या था, टावर था, यहाँ महिला थी आपकी, मिला दो इसको, इसके फुट को। ठीक, यहाँ से जब ये महिला इस टावर के शीर्ष को देख रही थी तब इसका उन्नयन कोण कितना था, 60 डिग्री था, और टावर है कितना, ये 36 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 36 मीटर ऊंचा टावर है। उसके बाद कह रहा है कि वह इस तरह से चली कि टावर का पैर उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति सभी एक सीधी रेखा में थे। उसकी अंतिम स्थिति से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। ठीक है, अब आप ये बताइए कि उन्नयन कोण तो कम हो गया, और ये कह रहा है कि वह इस तरीके से चली है कि उसकी जो प्रारंभिक स्थिति थी, टावर का जो फुट है वो, और जो उसकी अंतिम स्थिति होगी वो एक सीधी रेखा में, मतलब वो ऐसे गोल गोल नहीं घूम रही है या कर्व में नहीं घूम रही है, वो सीधी रेखा में चल रही है। ठीक है, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, वो चीज़ें मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। आप ये बताइए मुझको, मेन चीज़ ये है कि आपका पहले उन्नयन कोण 60 डिग्री था, अब आपका उन्नयन कोण क्या हो गया है, 30 डिग्री हो गया है। यानी पहले आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 60 डिग्री था, अब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया है। तो आप ये बताइए, ये जो महिला थी आपकी, ये आपके टावर के करीब होंगी कि टावर से दूर होंगी। ठीक है, प्रैक्टिकली आप सोच लो, आप किसी ऊंची चीज को जब करीब से देखोगे तब आपको ज्यादा सर ऊपर करके देखना पड़ेगा, कि जब आप उसको दूर से देखोगे तब, जाहिर सी बात है, जब आप उसको जितनी दूर से देखोगे उतना कम आपको सर उठाना पड़ेगा, यानी उतना कम आपका क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। यानी अगर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन घट रहा है तो जो आपकी महिला है वो कहाँ जा रही हैं, टावर से दूर जा रही हैं। ठीक है, और ये दूर जा रही हैं, एक सीधी रेखा में जा रही हैं। तो मान लीजिए यहाँ आके रुक गई, और यहाँ से जब इन्होंने देखा टावर के शीर्ष को, तो अब इनका उन्नयन कोण क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब कह रहा वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर चली है, ये मान लीजिए आपका x है, प्रारंभिक स्थिति से ये x दूरी चली होंगी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया था, 36 हो गया था। अगर आप यहाँ क्या करोगे, इस वाले ट्राइंगल में आप क्या लगा लेना, tan 60 डिग्री लगा लेना। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, लंब बटे आधार,
यानी 36 बटा इसको मैं कह रहा हूँ y है ये, ठीक है, ये आपका y है। y की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, tan 60 बराबर 36 बटे y हो जाएगा ये। tan 60 डिग्री √3 होता है, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 36 बटे √3। y की वैल्यू क्या आ गई 36 बटे √3। और अगर इस बड़े वाले ट्राइंगल में आप लगाओगे tan 30 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा 36 बटे बेस टोटल हो जाएगा आपकी बार x प्लस वाई हो जाएगा ये, ठीक है। यानी यहाँ से x प्लस वाई आपका क्या किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री की वैल्यू आप यहाँ से ये आपका क्या आ जाएगा 36, और 36 बटे 1 बटे √3, यानी √3 आपका पलट जाएगा कि आपका क्या हो जाएगा 36√3 हो जाएगा। और आपको क्या बताना था, x बताना था, y की वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दोगे तो आपका x आ जाएगा। y की वैल्यू निकालने के लिए पहले इसको परिमेयीकरण कर दें, तो रूट को नीचे नहीं रखते हैं, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, 36√3 होगा ये आपका, ये √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बनाएगा, 3 12 बार कट देगा, 12 3 36 होता है तो कट जाएगा, ये 12√3 हो गया। ये आपका कितना आ गया 12√3। y की वैल्यू आप 12√3 रखोगे, 12√3 उधर जाएगा, 36√3 में से माइनस हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 24√3 आ जाएगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन आप भी ऐसी इसी तरीके से दिमाग में करने की कोशिश करिए, जितना कम लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आप समय बचाएंगे, और समय ही वैल्यूएबल होता है एग्जाम में, ठीक है। जितना आप समय ऐसे क्वेश्चन में बचाएंगे उतना ही ज़्यादा आप समय वहाँ यूज़ कर पाएंगे जहाँ कैलकुलेशन आपका ज़्यादा होगा, टफ होगा, लंबा मल्टीप्लाई होगा, लंबा डिवाइड होगा, ठीक है। लंबा चौड़ा अगर कोई कैलकुलेशन आप कर रहे हो और दिमाग में नहीं सोच पा रहे हो, तो वहाँ टाइम यही छोटे छोटे कैलकुलेशन अगर आप दिमाग में करके टाइम बचाओगे तो वहाँ जाके आप यूज़ कर पाओगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। 24√3 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि जमीन पर एक टावर के पाद से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो एंगल जिनको जोड़ने पे 90 डिग्री आए, ठीक है, उनको क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। टावर की ऊंचाई बताना है आपको। जमीन पर एक टावर के पाद से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण आपका पूरक है। ये आपका मान लो ये आपका टावर हो गया, क्या हो गया टावर हो गया। ये आपका टावर से कह रहा है कि दो बिंदु हैं आपके, एक 18 मीटर की दूरी पे होगा और एक आपका 32 मीटर की दूरी पे होगा। चलिए ठीक है, ये 18 मीटर की दूरी पे है और ये आपका 32 मीटर की दूरी पे है। ये आपका 18 हो गया यहाँ तक, ये आपका टोटल क्या हो गया 32 हो गया। अब कह रहा है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो दोनों कोण यहाँ बन रहे हैं, ये दोनों कोण क्या है आपस में पूरक हैं, यानी दोनों को जोड़ने पे 90 आएगा। अगर मैं एक को 90 की एक को अगर मैं थीटा मान लूँ तो दूसरा एंगल आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब आपको टावर की ऊंचाई बता देनी है। टावर की ऊंचाई कैसे बताओगे आप, एच ले लो, यहाँ आपका क्या हो जाएगा tan थीटा यहाँ लगा लेना इस वाले, चलिए मैं लगा देता हूँ। tan थीटा आपका यहाँ से क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी h बटे 18, ठीक है। यहाँ से आप लगाओगे बड़ा वाला ट्राइंगल ले लोगे 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है cot थीटा होता है। cot थीटा आपका किसके बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार के, यानी h बटे 32 आ जाएगा यहाँ से इस बार, ठीक है। h बटे 32 हो गया ये आपका। अगर इसको मैं tan थीटा लिख दूँ, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। उल्टा होता है सेम, अगर कॉट को मैं tan में बदल रहा हूँ तो इसकी वैल्यू भी बदल जाएगी, यानी पलट जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा 32 बटे h। अब यहाँ आपका tan थीटा है इक्वेशन 1 में, ठीक है। आसान सा सवाल था, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था, ध्यान से देखते रहिए। ये आपका क्या था tan थीटा h बटे 18 आ गया, tan थीटा यहाँ से 32 बटे h आ गया। यानी अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को देखूं और tan थीटा को इक्वेट कर दूं तो h बटे 18 आपका किसके बराबर है 32 बटे h के बराबर है। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा h स्क्वायर हो जाएगा। h स्क्वायर किसके बराबर हो गया 18 गुणे 32, 18 गुणा 32 करो आप, 18 दूना 36, कैरी आपका क्या बचा 3 बचा, 18 त्रिक 54 3 57 576 आ गया ये आपका। और आप सीधे सीधे देख पा रहे हो h स्क्वायर की वैल्यू अगर 576 है तो h की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी,
ठीक है। 24 का स्क्वायर होता है 576। एच निकालने के लिए दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, 24 मीटर आ गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। बस इस बार आपको क्या किया, tan थीटा को इक्वेट कर लो आप लोग, ये थोड़ा दिमाग लगाना। अगर cot थीटा लिखा है आपका, ठीक है, तो इसको आप इन्वर्स कर दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, उल्टा कर दोगे, tan थीटा हो जाएगा। अगर ये cot tan में बदला कि जो इसकी वैल्यू h/32 थी ये भी पलट जाएगी, ये क्या हो जाएगी 32/h हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि समतल भूमि पर खड़े x और y ऊंचाई के दो टावरों के शीर्ष उनके पादों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। कह रहा है दो टावर हैं आपके, ठीक है, अलग अलग ऊंचाई के हैं, एक x है और एक y है आपका। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का कोई मध्य बिंदु होगा और इस मध्य बिंदु पे ये क्या कर रहे हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो जो ज्यादा ऊंचाई का होगा वो आपका 60 डिग्री का कोण बनाएगा, जाहिर सी बात है, और जो आपका छोटा टावर होगा वो आपका कम एंगल का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनाएगा। ठीक है, अब आप कह रहा है कि x रेशियो y आपको बताना है, ये आपको मिल गया है। ठीक है, समतल भूमि पर खड़े x y ऊंचाई के दो खंभे थे हमारे, एक की ऊंचाई क्या थी, x थी, दूसरे की ऊंचाई क्या थी, y थी। ठीक है, और कितना एंगल बना रहे थे वो, 60 डिग्री और 30 डिग्री। एक इंफॉर्मेशन और दी गई है आपको, टावर के शीर्ष उनके पादों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर बना रहे हैं। अगर मैं ये कह दूं ये टोटल आपका d है, तो ये आप d/2 करके लिख लोगे, आपको d/2 हो जाएगा यहाँ से। या मैं ये कह दूं ये आपका टोटल 2d है, तो ये आपका d हो जाएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं आपका d मान रहा हूँ, तो यहाँ मैं आपका क्या मान लिया, यहाँ भी d मान लिया। ठीक है, तो आपकी टोटल लेंथ जो हो जाएगी वो 2d हो जाएगी। अगर मैं d मानता तो यहाँ d/2 करना होता, मैंने अगर 2d मान लिया तो आपका dd हो गया। ठीक है, d हो गया एक जगह, दूसरी जगह भी d हो गया। यहाँ आप tan 60 डिग्री लगाओ, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे आधार यानी x/d। यहाँ से d आपका क्या हो जाएगा, x/√3। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब ये दूसरे वाले ट्राइंगल में हम देखें, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, और ये किसके बराबर हो जाएगा, आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, tan 1 नहीं लिखना है। ठीक है, tan 30 डिग्री आपका क्या हो गया, 1/√3 हो गया, और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार यानी y/d हो गया यहाँ से। ठीक है, y/d, और अगर यहाँ से d निकालना है तो ये क्या हो जाएगा आपका y√3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, y√3 के बराबर हो गया ये। अब आप दोनों जगह से अगर d इक्वेट कर दीजिए तो आपका क्या हो गया, x/√3, ये आपका किसके बराबर हो गया है, y√3 के बराबर हो गया है। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, ध्यान देने के लिए, ये इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, d बराबर x/√3 यानी x/√3 की वैल्यू आपकी क्या हो गई, x/√3 की वैल्यू आपकी किसके बराबर हो गई है, y√3 के बराबर हो गई है। और हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था x रेशियो y। ठीक है, x और y में हमको अनुपात निकालना है। क्या हम यहाँ से अनुपात बता नहीं देंगे, अगर y को हम उधर लेके जाएं और √3 को इधर लेके आएं तो ये आपका x/y हो गया। √3 इधर जाएगा तो √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, x/y बताना था, यानी x/y आपका क्या आ गया, 3/1 आ गया, यानी x रेशियो y क्या हो जाएगा आपका 3:1 हो जाएगा, d फॉर डॉग। ठीक है, चलिए d फॉर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ऑप्शन डी आ गया। ठीक है, 3:1 आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मजा आ रही है ना करने में क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान होता है। क्या इसको आपका हाइट एंड डिस्टेंस बहुत आसान टॉपिक है। बस अगर आप फिगर बना ले गए, सही सही क्वेश्चन पढ़ के सही सही लाइंस आपने ड्रॉ कर दी, ठीक है, और सही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपने सही बनाया, ठीक है, सही टेग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाया, आपका जो आपको तुलना करनी थी उस हिसाब से आपने सही आपका टेग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा, तो ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 50 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के दो ऊर्ध्वाधर प्रकाश स्तंभ है। 50 मीटर की आप चौड़ी सड़क है आपकी, दोनों साइड समान ऊंचाई के आपके क्या हैं, लाइट हाउसेज हैं या प्रकाश स्तंभ है, लाइट टावर्स होंगे आप। ठीक है, प्रकाश स्तंभ है। ठीक है, 2 वर्टिकल लाइट हाउसेज
सड़क पर प्रकाश स्तंभ के बीच एक बिंदु से प्रकाश स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब की बार ये दोनों बराबर हैं, तो बीच एकदम बीच में नहीं होगा, कहीं दूर होगा, ठीक है, अलग अलग दूरी होगी। ये जो बीच का बिंदु बता रहे हैं, ये दोनों टावर के बीच में कोई बिंदु है, एकदम बीच में नहीं है, ठीक है, किसी जगह पे है, तो वो क्या हो जा रहा है आपका। अब आप देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। ये 50 मीटर की दूरी पे हैं, ठीक है, और दोनों सेम हाइट के हैं, तो मैं x मान लूँ, चाहे x मान लूँ चाहे h मान लूँ, बात बराबर हो गई। दोनों x के हाइट के हैं, मैंने ये मान लिया। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री होंगे। जो नज़दीक होगा वो आपका 60 डिग्री होगा, ठीक है, जो आपका नज़दीक होगा वो आपका क्या होगा, 60 डिग्री का कोण बनाएगा, और जो आपका दूर होगा वो क्या होगा, आपका 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। अब आपको बताना क्या है, आपको प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। दोनों एक्स हैं, यानी आप किसी भी, यानी एक्स की वैल्यू अगर आप निकाल लोगे तो दोनों की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। एक बार यहाँ tan 60 डिग्री लगा देना आप, और एक बार यहाँ आप tan 30 डिग्री लगा लेना। ये आप मान लेना y है, ये दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, 50 माइनस y हो जाएगा, ठीक है। दो इक्वेशन बनेगी, यहाँ tan 60 से, यहाँ tan 30 से, और दो ही वेरिएबल हैं x और y, तो आप आसानी से निकाल लोगे। कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ मैं, ठीक है, इसका कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, ठीक है। कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, फिगर ही बनाना था आपको। क्या कह रहा था कि दो प्रकाश स्तंभ थे जिनके बीच में 50 मीटर की दूरी थी, और दोनों क्या थे, सेम हाइट के थे। उनमें कहीं बीच में एक बिंदु था जहां से एक का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा था और दूसरे का उन्नयन कोण क्या बन रहा था, 30 डिग्री बन रहा था। तो आपसे प्रकाश स्तंभ की लंबाई पूछ ली गई है। एक ट्रायंगल ये बन गया आपका, एक ट्रायंगल ये बन गया। यहाँ tan 60 डिग्री लगा लेंगे लंब बटे आधार, यहाँ tan 30 डिग्री लगा लेंगे लंब बटे आधार। एक्स और वाई में दो इक्वेशन बन जाएगा, आप एक्स निकाल लेना, आप वाई निकाल लेना, और एक्स की वैल्यू यहाँ से पूछा है, वाई हमसे पूछा नहीं है। वाई अगर हमसे पूछा होता तो हम वाई भी बता देते, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे झुकी हुई है, यह दीवार पर 3 मीटर ऊंचे बिंदु तक पहुंचती है, ठीक। अब आप देखिए, दीवार के सहारे झुकी हुई है एक सीढ़ी, 3 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है, और ये सीढ़ी कितनी मीटर की है, 5 मीटर की है, ठीक है। कितनी मीटर की है, 5 मीटर की है। अब आपसे क्या कह रहा है, सीढ़ी को दीवार की ओर कितना खिसकाया जाना चाहिए ताकि उसका शीर्ष 4.8 मीटर ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाए। कहाँ तक पहुंच जाए, ये 3 मीटर ऊंचे बिंदु तक पहुंच रहा था, अब की कह रहा है कि इसको कितना दीवार की तरफ सरकाया जाए। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए चलिए देखिए, ये आपकी सीढ़ी है, ठीक है, ऐसे रखी है, यहाँ तक पहुंच रही है, ठीक है, यहाँ तक पहुंच रही है अभी। अब ये कह रहा है इसको 4.8 मीटर ऊंचाई तक पहुंचाना है सीढ़ी के शीर्ष को। तो हम क्या करेंगे, हम अगर सीढ़ी को दीवार के नज़दीक लेके जाएंगे तो सीढ़ी ऊपर चढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट होगा जहाँ पे रखने के बाद सीढ़ी आपका कहाँ पहुँच जा रही है, 4.8 मीटर पे पहुँच जा रही है। कहाँ पहुँच जा रही है, 4.8 मीटर पे पहुँच जा रही है, ठीक है। ये आपका क्या है, यहाँ पहुँचाना है सीढ़ी को, और ये कितनी ऊंचाई हो जाएगी आपकी, 4.8 मीटर हो जाएगी। 4.8 मीटर की ऊंचाई तक सीढ़ी के शीर्ष को पहुँचाने के लिए सीढ़ी को आपको दीवार की तरफ लेके जाना पड़ेगा। मान लो यहाँ तक लेके आना पड़ेगा, तो ये कहाँ पहुँच जाएगी, शीर्ष तक पहुँच जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है, क्या पूछा क्या था आपका, सीढ़ी को दीवार की ओर कितना खिसकाया जाना चाहिए, कितना खिसकाया जाना चाहिए। मान लो मैं कह रहा हूँ x खिसकाया जाना चाहिए, ठीक है। 5 मीटर लंबी सीढ़ी थी आपकी, एक दीवार के सहारे झुकी हुई है, और यह दीवार पर 3 मीटर ऊंचे बिंदु तक पहुंचती है। अगर ये बताइए, ये आपका 5 मीटर है, तो ये भी तो आपका 5 मीटर ही होगा, ठीक है, क्योंकि सीढ़ी की ऊंचाई तो बदल नहीं जाएगी। अब आपका क्या हो गया, ये 4.8 मीटर हो गया, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। मैंने आपको फिगर बना दिया, इसका कैलकुलेशन भी आप स्वयं करेंगे। जो भी आपसे पूछ रहा है वो आप क्या करेंगे, स्वयं निकालेंगे, खुद से करेंगे कैलकुलेशन। फिगर मैंने बता दिया है, आपको x की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो आप जानिए,
ठीक है। अगर आपको नहीं आएगा अगली क्लास में आप पूछ लीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा ये क्वेश्चन, आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने पूरा फिगर कंप्लीट कर दिया है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से बता दूं कैसे हुआ है क्वेश्चन। कह रहा था एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे झुकी हुई है। 5 मीटर लंबी सीढ़ी थी, एक दीवार के सहारे झुकी हुई थी, पर 3 मीटर ऊंचे बिंदु तक पहुंच रही थी। अगर दीवार के सहारे झुकी हुई थी तो कहाँ तक पहुंच रही थी? 3 मीटर तक पहुंच रही थी, ठीक है। आई होप इतनी चीज आप समझ गए। उसके बाद कह रहा है कि सीढ़ी को दीवार की ओर कितना खिसकाया जाना चाहिए। दीवार की ओर, मान लीजिए सीढ़ी यहाँ तक थी, अगर इसको दीवार की तरफ खिसकाया जाएगा, दीवार की तरफ खिसकाया जाएगा तो सीढ़ी जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ चढ़ेगी, तो ताकि उसका शीर्ष 4.8 मीटर ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाए। यानी यहाँ जहां तक सीढ़ी पहुंच रही है ये अब की बार क्या हो गया है? 4.8 मीटर हो गया है। तो हमने इसको x मान लिया। अब इसी x के लिए हमको ये सॉल्व करना है। मैंने सब कुछ बता दिया कि पहले सीढ़ी 5 मीटर थी, अभी भी 5 मीटर की ही रहेगी। ये 3 मीटर था आपका, ये आपका 4.8 मीटर था, ठीक है। आपके पास क्या हो गए हैं? 2 ट्राइंगल हो गए हैं अलग अलग। इन दोनों ट्राइंगल से आप कुछ इक्वेशन वगैरह बनाइएगा और x की वैल्यू फाइंड करिएगा, ठीक है। क्या फाइंड करिएगा? x की वैल्यू फाइंड करिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 जहाज एक प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर समुद्र में तैर रहे हैं, ठीक है। समुद्र में कोई आपका प्रकाश स्तंभ है, ठीक है। 2 जहाज हैं जो इसके दोनों ओर कहीं तैर रहे हैं। 2 जहाजों को देखे जाने पर प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से उन्नयन कोण, प्रकाश स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः दोनों जहाजों से अगर देखा जा रहा है, ठीक है, तो एक बार क्या उन्नयन कोण बना रहा है? 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, और दूसरी बार क्या उन्नयन कोण बना रहा है? 45 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, ठीक है। हमको क्या करना है? यदि प्रकाश स्तंभ 90 मीटर ऊंचा है, अगर प्रकाश स्तंभ आपका 90 मीटर ऊंचा है, तो आपको क्या बता देना है? दोनों जहाज के बीच की दूरी बतानी है। बीच की दूरी बताने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूँ ये प्रकाश स्तंभ है आपका, ये आपका 2 ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है। इसको मैं x मान लूँ, इधर की दूरी को, और अगर इधर की दूरी को मैं y मान लूँ तो कोई दिक्कत? अगर इधर की दूरी को मैं x मान लूँ और उधर की दूरी को मैं y मान लूँ, ये मान लीजिए आपका पहला जहाज है, यहाँ यहाँ आपका दूसरा जहाज है। प्रकाश स्तंभ से पहला जहाज x मीटर की दूरी पर है, दूसरा जहाज आपका y मीटर की दूरी पर है। तो यही x प्लस वाई बताना है हमको, क्योंकि दोनों जहाजों के बीच की दूरी बतानी है। दोनों जहाजों की दूरी, बीच की दूरी बताने के लिए हमको x और y ऐड करना पड़ेगा। आप देखिए, आपको x और y निकालना है। x आप इस ट्राइंगल से निकालोगे, क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है। ये आपका क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, यानी 90 बटे x, यानी x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपकी? 90 आ गई। अब इस वाले ट्राइंगल में अगर आप tan 30 डिग्री लगाओगे, tan 30 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है? tan 30 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट लिखिए, 1/√3 हो जाएगा tan 30 डिग्री, और 1/√3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 बटे वाई। 90 बटे वाई मतलब वाई आप उधर लेके जाओगे, ये 90√3 हो जाएगा। यानी आपका क्या हो गया? x 90 आ गया, y 90√3 आ गया। हमको बताना क्या था? x प्लस वाई बताना था। 90 अगर हम 90 को 90 प्लस √3 में जोड़ दें, 90√3 में जोड़ दें, तो अगर यहाँ से मैं 90 कॉमन ले लूँ तो आपका क्या हो जाएगा? √3 प्लस 1 मीटर। 90√3 प्लस 1 मीटर, 90√3 प्लस 1 मीटर आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आसान सा क्वेश्चन था, 2 ट्राइंगल बन गया था, 30 45 दे दिया गया था, इधर x था इधर y था। दोनों ट्राइंगल से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली, जहाजों के बीच की दूरी बतानी थी, और हमको क्या पता था? x और y को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा जहाजों के बीच की दूरी आ जाएगी। चलिए आपका खत्म हो गया। मैं 15-16 क्वेश्चन लेके आया था, और लगभग हर तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। जितने भी टाइप्स के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, ठीक है। सिंगल ट्राइंगल वाला, डबल ट्राइंगल वाला, पेड़ जो टूट जाता है नीचे जमीन पे गिर जाता है, सीढ़ी को आगे पीछे खिसकाने वाला, आपकी काइट उड़ रही है, पतंग उड़ रहा है, लगभग हर तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। 2-3 क्वेश्चन का कैलकुलेशन मैंने आपसे करने के लिए कह दिया, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है, जो क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ा है, अगर वो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी तो मैं आपको अगली क्लासेज में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथ्स में, प्रैक्टिस आप जरूर किया करिए, खुद से किया करिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है
तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट से आप गो थ्रू जरूर हो जाइए। आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, धीरे धीरे एक एक दिन बीतते जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को जोड़ देना है। तो आप क्या करिए, सारे वीडियोस को एक बार आप रिवाइज भी करते रहिए, साथ इसको देखते रहिए, एक एक वीडियो करके रिविजन भी करते रहिए। चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।